जैन साथियों, इस टॉपिक में आप जानेंगे कि यदि आपका ज़मीन संबंधी मैटर कोई है। ज़मीन संबंधी कई मैटर होते हैं, दाखिल खारिज से संबंधित, आपको कब्जा हटवाना है, आपको सीमांकन कराना है, आपको संशोधन करानी है, तो आपको आपके जो मैटर जो है, जो केस जो है, वो किसके न्यायालय में सुना जाएगा, किसे अधिकार है। और यदि मान लीजिए आप तहसीलदार, एसडीएम या कलेक्टर के यहाँ से कोई आपका केस चल रहा, वहाँ से आप हार गए, उसके आदेश से असंतुष्ट हैं आप, तो किसके न्यायालय में अपील करेंगे और अपील करने का अधिकार जो है, अपील सुनने का अधिकार जो है, वो किस न्यायालय को है और किस सेक्शंस में करेंगे, उसके बारे में आप विस्तार से जानेंगे। तो चलिए टॉपिक शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं एक चीज़ और आपको बता दूं, कोई भी लीगल एडवाइस लेनी है तो आप ले सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आते हैं अपने टॉपिक। साथियों, इस टॉपिक को समझने से पहले कि आपका कोई जमीन संबंधी मैटर है तो किस न्यायालय में जाएगा, और उस न्यायालय में यदि आप हार गए, आदेश से असंतुष्ट हैं, तो कहाँ पे अपील होगी, किससे अधिकार है और किसकी अपील होगी, किसका रिवीजन होता है, तो ये काफी उलझने हैं। इस टॉपिक को समझने से पहले साथियों आपको एक चीज और समझनी पड़ेगी, वो है सीपीसी सेक्शन 5। सीपीसी की फुल फॉर्म यानी कि सिविल प्रक्रिया संहिता धारा 5 आपको समझना पड़ेगा, तभी आपको रेवेन्यू के न्यायालय में जो भी रेवेन्यू संबंधी, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, रेवेन्यू न्यायालय वो होते हैं जहां पे आपके कृषि जमीन से संबंधित जो है मैटर्स जाते हैं, ठीक है, जो कि सिविल कोर्ट्स में नहीं जा सकते। और जो कृषि भूमि जो है उस पर क्या लागू होता है, उस पर लागू होती है स्थानीय विधियां, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं सीपीसी सेक्शन 5 के बारे में, जो सबसे महत्वपूर्ण है इसे समझने के लिए। ये कहती है एप्लीकेशन ऑफ द कोड ऑफ रेवेन्यू कोड्स, धारा 5 उपधारा 2 सबसेक्शन 1 कहता है कि राजस्व न्यायालय ऐसे न्यायालय से अभिप्रेत है जो कृषि प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त भूमि यानी कि प्रयोग की जाने वाली भूमि के भाटक, राजस्व या लाभों से संबंधित वादों या अन्य कार्रवाइयों को ग्रहण करने की अधिकारिकता किसी स्थानीय विधि के अधीन आती है, यानी कि जिसे राजस्व संहिता भी बोल सकते हैं, ठीक है। राजस्व संहिता प्रत्येक स्टेट की अलग अलग होती है, किंतु ऐसे वादों कार्रवाइयों का विचारण सिविल प्रक्रिया के वादों या कार्रवाइयों के रूप में करने के लिए इस संहिता के अधीन आरंभिक अधिकारिकता रखने वाले सिविल न्यायालय इसके अंतर्गत नहीं आते हैं। यानी कि साथियों, आपका कोई मैटर जो है वो कृषि जमीन से संबंधित है तो वो जो है उस सिविल कोर्ट्स में आपका नहीं जा सकता। जैसे मान लीजिए सेक्शन 34 से संबंधित मैटर है आपका, यानी कि दाखिल खारिज, म्यूटेशन, कहीं कहीं इसे जमाबंदी कहते हैं, तो ऐसा मैटर आप सोचें कि जिला न्यायालय में चला जाए, वो नहीं जा सकता है, ठीक है। आप सोचते हो कि भाई वो हाई कोर्ट में ले जाए हम, या सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट ले जाए, नहीं ले जाएगा। उसके लिए आपको जाना होगा रेवेन्यू कोर्ट यानी कि राजस्व न्यायालय। जैसा कि मैंने नेक्स्ट वीडियो में आपको बताया था, राजस्व न्यायालय कौन होते हैं? राजस्व न्यायालय होते हैं जो तहसील से शुरू होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए तहसील और कलेक्ट्रेट और कमिश्नरी, रेवेन्यू बोर्ड, ये होते हैं राजस्व न्यायालय। अब सवाल आता है सबसे कि आपका मान लीजिए कोई मैटर है, आप वो मैटर हार गए, तो अपील किसकी कहां होगी? तो तहसील में सबसे छोटा जो न्यायालय होता है वो होता है तहसीलदार कोर्ट। कई तहसीलदार होते हैं, तहसीलदार न्यायिक, नायब तहसीलदार। मान लीजिए आपका दाखिल खारिज संबंधी मैटर वहां पे चलता है, सबसे छोटी कोर्ट से हमने शुरू किया है, वहां पे कोई आपका म्यूटेशन यानी कि दाखिल खारिज से संबंधित कोई भी मैटर आपका चल रहा है वहां पे, तो उस मैटर में आप यदि हार जाते हैं तो उसकी जो है आप अपील करेंगे सेक्शन 35 सब सेक्शन 2 में करेंगे अपील। किसके? उप जिलाधिकारी के यहाँ, ठीक है। उप जिलाधिकारी जिसे आप लोग एसडीएम बोलते हैं, हम एसडीएम नहीं बोलते, क्योंकि एसडीएम और जिलाधिकारी में अंतर होता है, कलेक्टर और डीएम में अंतर होता है, इसलिए मैं कलेक्टर को कलेक्टर ही बोलता हूं और डीएम की जगह पे डीएम बोलता हूं, ठीक है। तो सीधा मतलब साथियों ये है कि यदि आपका कोई दाखिल खारिज का मैटर है, तहसीलदार के यहाँ चल रहा है, नायब तहसीलदार या तहसीलदार न्यायिक के यहाँ चल रहा है, आप उसमें हार जाते हैं, तो उसकी अपील जो है आप करेंगे उप जिलाधिकारी के यहाँ, यानी कि एसडीएम के यहाँ आपकी भाषा में, ठीक है। एसडीएम के यहाँ किस धारा में करेंगे? 35 सबसेक्शन 2 में, 35 सबसेक्शन 2 में करेंगे आप, ठीक है। तहसीलदार की अपील तो जो है वो आप कर सकते हैं, तहसील में एक और न्यायालय होता है उप जिलाधिकारी का न्यायालय, वहां पे आप कर सकते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए धारा 67 का मैटर है, तहसीलदार के यहाँ चलता है, वहां से आप हार गए तो उसकी अपील होगी कलेक्टर के यहाँ, यानी कि जिले में कलेक्ट्रेट पर, ठीक है।
इसी प्रकार से साथियों तहसीलदार जो होते हैं वो बहुत कम बात सुनते हैं, अधिकतर दाखिल खारिज संबंधी और सेक्शन 67 यानी धारा 67 ग्राम सभा वगैरह जमीन पे जब कब्जा होता है तो ऐसे मैटर को सुनते हैं। ठीक है, वहीं साथियों यदि आपका बंटवारा संबंधी मैटर है, कुराह संबंधी मैटर है, धारा 134 बेदखली है, या मान लीजिए सेक्शन 24 सीमांकन आपको करवाना है या संशोधन है, तो ऐसी कंडीशन में आप डायरेक्ट उप जिलाधिकारी के न्यायालय में जाएंगे। उप जिलाधिकारी का न्यायालय जो कि तहसील में ही होता है, वहां आप जाएंगे। मान लीजिए वहां आप जो है हार जाते हैं, ठीक है, तो उसके बाद उसके आदेश से संतुष्ट नहीं है, मान लीजिए बंटवारा का था, उन्होंने गलत कुराह बना दिया, गलत अंश निर्धारित कर दिए, तो आप उनके आदेश से संतुष्ट नहीं होंगे, तो आप जो है वो कलेक्टर के यहाँ नहीं जाएंगे, यानी कि सहायक कलेक्टर, यानी कि एसडीएम को सहायक कलेक्टर भी बोलते हो, जिलाधिकारी बोलते, सहायक कलेक्टर की अपील जो है कलेक्टर के यहाँ नहीं होगी। ठीक है, वो होगी आपकी कमिश्नरी में। ठीक है, कमिश्नरी जो उत्तर प्रदेश जो है वो 18 कमिश्नरियों में विभाजन है, आपको पता होगा कि आपका मंडल कौन सा होगा। ठीक है, वहां पे बोलते हैं मंडलायुक्त, ठीक है, और अपर मंडलायुक्त, ये लोग आपकी सुनवाई करेंगे। तो एसडीएम की अपीलें कहां होती है? एसडीएम के आदेश से संतुष्ट नहीं है तो आप डायरेक्ट जाएंगे कमिश्नरी में। ठीक है, ये तो वही साथियों तहसीलदार या एसडीएम कोई भी मैटर सुन रहे हैं, ठीक है, और बीच में कोई आदेश कर दिया, आप उससे संतुष्ट नहीं है तो उसकी अपील तो हो नहीं सकती क्योंकि मैटर तो डिसाइड नहीं हुआ। तो जो बीच में आदेश किया गया है उसका होता है रिवीजन, और रिवीजन करते हैं कलेक्टर। मैं उदाहरण के तौर पे आपको समझा दूं, जैसे मान लीजिए वसीयत संबंधी आपका कोई मैटर है, मान लीजिए आपकी दादी माँ ने आपके नाम वसीयत की थी, आप वसीयत दाखिल खारिज करवा लिया, 2 साल बाद क्या होगा, आपके भाई ने पता चला कि वसीयत के नाम पे दाखिल खारिज हो गया, उसने जो है रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र लगा दिया। ठीक है, अब तहसीलदार वहां पे सुन रहे थे, तहसीलदार ने उसमें आदेश दे दिया कि रेस्टोर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है और ये जो आदेश जो था दाखिल खारिज का, ये निरस्त किया जाता है या स्थगित किया जाता है या बेचने से रोक लगाई जाती है, ये बीच में आदेश दे दिया। मैटर तो अभी डिसाइड नहीं हुआ कि वसीयत के आधार पर दाखिल खारिज करेंगे कि नहीं करेंगे। तो ऐसे मैटर का जो बीच में आदेश दिया है उसका होगा रिवीजन, ना कि अपील, और रिवीजन होगी वो कलेक्टर के यहां पे। ठीक है, तो अपील में भी अंतर है, रिवीजन में भी अंतर है और रिव्यू में अंतर है। ठीक है, अभी ये टॉपिक पूरा नहीं हुआ है, अभी उप जिलाधिकारी तक ही हम पहुंचे हैं। ठीक है, तो यदि तहसीलदार और उप जिलाधिकारी यानी कि सहायक कलेक्टर केस चलते वक्त कोई बीच में आदेश दे देते हैं, ठीक है, केस डिसाइड नहीं हुआ, बीच में कोई आदेश, बीच में कई तरह के आदेश होते हैं। ठीक है, कई मैटर्स में कई बार तो क्या होता है स्टे दे देते हैं, तो उसका आप रिवीजन करवा सकते हैं। ठीक है, रिवीजन के लिए आप जाएंगे कलेक्टर से। ठीक है, लेकिन उन्होंने आदेश फाइनली कर दिया, मान लीजिए उन्होंने जो है बंटवारा कर दिया, कुराह घोषित कर दिए, किसी का रोड पे आपको आपत्ति है तो आप जाएंगे कमिश्नरी। ठीक है, अपील होगी कमिश्नरी में यानी कि मंडलायुक्त के यहाँ, और रिवीजन जो है जो बीच में ही ऑर्डर कर देते हैं उनका रिवीजन जो होगा वो कलेक्टर के यहाँ होगा। अब इसके बाद जो रेवेन्यू का इससे बड़ा जो न्यायालय होता है वो होता है साथियों कलेक्ट्रेट। अब आपका क्वेश्चन होगा कि कलेक्ट्रेट में किस प्रकार के मुकदमे सुने जाते हैं। तो कलेक्ट्रेट में मुकदमे सुने जाते हैं साथियों जैसे 32/38 में यदि मान लीजिए आपका नक्शा संशोधन होना है। देखिए, यदि आपकी खतौनी में संशोधन है तो उसका पावर है, अब जिलाधिकारी ठीक कर सकता है, लेकिन नक्शा संशोधन होना है तो नक्शा दुरुस्ती का केस कलेक्टर के यहां पे चलेगा। ठीक है, इसके बाद सेक्शन 98 जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति यानी कि SC ST की जमीन जब आप खरीदते हैं उसकी परमिशन लेना है आपको। ठीक है, तो उसकी परमिशन जो है वो करते हैं ADM। ठीक है, तो वो भी कलेक्ट्रेट में चलेगा, वो भी ADM की कोर्ट कहां लगती है? कलेक्टर पर्सन में। इसी के साथ साथ आपने बिना परमिशन SC ST की जमीन खरीद ली, उस पर कार्रवाई होनी भाई। UPRC जो कि पहले UP ZALR में 166 थे, उनकी कार्रवाई हो रही है, तो वो भी कार्रवाई कलेक्ट्रेट को पावर। तो ये इस संबंधी मैटर जो है वो कलेक्ट्रेट के यहां चलते हैं। ठीक है, मान लीजिए कलेक्टर के यहां आपका मुकदमा चल रहा था, आप हार गए, तो उसकी अपील, उनकी अपील जो है वो सुन सकते हैं कमिश्नरी। ठीक है, तो तहसीलदार की कौन सुनेंगे? उप जिलाधिकारी। तहसीलदार की अपील तो तहसील में ही हो जाएगी, ज्यादा दूर नहीं भागना, उप जिलाधिकारी। और उप जिलाधिकारी ने अगर कोई वो दे दिया, आदेश दे दिया, डिसीजन दे दिया फाइनल, तो उसकी अपील होगी कमिश्नरी में। ठीक है, अब कमिश्नरी के बारे में थोड़ा मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश को 18 कमिश्नरियों में विभाजित है। जैसे मान लीजिए एक मंडल है, आगरा है और कानपुर है, बरेली है, इस प्रकार से डिवाइडेड है पूरा।
ठीक है। इसी प्रकार से रेवेन्यू कोड चलते हैं। जो सबसे जो बड़ा कोर्ट होता है रेवेन्यू का, वो होता है रेवेन्यू बोर्ड, जो कि रेवेन्यू न्यायालय का मान लीजिए हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट वही होता है, ठीक है साथियों। एक चीज और जो लोगों में बहुत गलत है कि वो कलेक्टर और डीएम और एसडीएम और मजिस्ट्रेट को एक ही बात बोलते हैं, तो थोड़ा ये गलत है। क्योंकि जब आपका जमीन संबंधी मैटर होता है, आप एसडीएम को प्रार्थना पत्र लिखेंगे तो वहां पे लिखेंगे सेवा में सहायक कलेक्टर या सेवा में श्रीमान उपजिलाधिकारी महोदय, ठीक है। उपजिलाधिकारी लिखना भी कहीं तक ठीक है, लेकिन सहायक कलेक्टर महोदय लिखेंगे आप। लेकिन साथियों वही 151 की मान लीजिए जमानत कराने जाते हैं, या कोई क्राइम संबंधी मैटर है, जमानत की अर्जी लगाते हैं, या मान लीजिए जमानत पत्र देते हैं, तो सेवा में श्रीमान कलेक्टर महोदय, ठीक है। इसी प्रकार से डीएम और कलेक्टर में अंतर है, ठीक है। वो हम नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करेंगे, जो कि सीआरपीसी सेक्शन 20 में क्लियर किया गया है। तो जय हिंद दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।